Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. 11th क्लास हरियाणा बोर्ड इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं। आज पार्ट 2 जिसके साथ ये चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपने पहली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आगे आने वाले टॉपिक्स में भी आपके बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे, कल हमने यहाँ तक कर लिया था विदेशी व्यापार कि जब हम आज़ाद हुए या आज़ादी से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हमारा फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। तो आज हम करेंगे जननांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत इकट्ठे किए गए। ये देखिए, सबसे पहले 1881 में जनगणना हुई, यानी कि सेंसस हुआ। ठीक है, फिर लेकिन उससे पहले ये तो 1881 में रेगुलर जो हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है वो स्टार्ट हुआ था। 1881 में ये लॉर्ड रिपिन ने स्टार्ट किया था। यहाँ बुक में नहीं है, आप ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और अगर हम बात करें सबसे पहले पॉपुलेशन की जो काउंटिंग 1872 में लॉर्ड मायो ने की थी। लॉर्ड मायो 1881 से फिर रेगुलर होने लगी कि भाई 1800, फिर 91 में, फिर 1901, 1911, 1921, 1931, हर 10 साल बाद 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। 2011 की हमारी पॉपुलेशन अब तक हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से 2021 में पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं हुई। अब सर्वे चल रहा है, तो अब जब भी होगी लेटेस्ट डाटा आपको हम शेयर कर देंगे। लेकिन इसका मैं एक शॉर्ट्स या फिर एक वीडियो बना दूंगी पूरा जनसंख्या की काउंटिंग की सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, किस ईयर को कौन सा ईयर कहा जाता है। एक ग्रेट डिवाइडर होता है, एक स्मॉल डिवाइड ईयर होता है। इसकी एक स्पेशल मैं जनसंख्या के ऊपर, एक सेंसस के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, तो एक छोटी सी बात थी, इसके लिए मैंने देखो आपको इतनी सारी नॉलेज दे दी है, तो आप ये कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए, स्वेज नहर के माध्यम से, अगले बीच में एक पॉइंट दे रखा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में उन्होंने स्वेज नहर को कैसे यूज़ किया। अब देखिए, यहाँ पर यूके है, मैप में दिखा रखा है, ये वो इधर के रास्ते पर आए और यहाँ पर स्वेज नहर से वो देखो भारत की तरफ। ठीक है, तो स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज जल जो स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद का लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, प्रशांत महासागर, तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा सा सीधा जल मार्ग है ये। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये चीज़ याद करने की है। 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो गया था। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ही आसान है ये, कहीं से और कोई घूमकर नहीं आना पड़ता। ठीक है, तो अभी 1881 की जनगणना के डाटा इकट्ठे किए गए, यहाँ पर थे हम। तो इसकी कुछ सीमाएँ थी। इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। प्रत्येक 10 बाद जो जनगणना है वो होती रही। 1921 से पहले का जो भारतीय का एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो पहले स्टेप में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, क्योंकि उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। तो 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। ग्रेट डिवाइड ईयर, हिंदी में जिसको कहते हैं महान विभाजन वर्ष। 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर। सामाजिक विकास की अगर बात करें हम, तो ज़्यादा जो
कंपोनेंट्स थे, सूचक थे, इंडिकेटर्स थे, वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो थी वो 16% से भी कम थी। अगर हम बात करें फीमेल लिटरेसी रेट, अगर लड़कियां कितनी पढ़ती हैं टोटल पॉपुलेशन में, तो केवल 7% थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं अधिकांश तो सुलभ ही नहीं थी, सुविधाएं उपलब्ध भी थी तो वहाँ निर्यात बिल्कुल कैसा था, अपर्याप्त था, बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना नहीं था। जल और वायु के सहारे जो फैलने वाला जो रोग थे, संक्रमण रोग, वो बहुत ज़्यादा थे। उनमें व्यापक जन हानि एक आम बात थी, क्योंकि आश्चर्य नहीं है उस समय जो सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, जो डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें बताऊँगी कि पहले स्टेप में डेथ रेट और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे ये कम होती चली गई। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश में 33/1000 हो गई है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 33 की मौत हो जाती है। ठीक है, परंतु उस समय तो ये 218 थी। जीवन प्रत्याशा स्तर आज भी 69 की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था उस टाइम पर। आज 69 भी नहीं है, 66 67 का रेशो है कि जो जीवन प्रत्याशा, हम मैक्सिमम 100 वर्ष एक मनुष्य की उम्र आंकते हैं कि भी ये 100 वर्ष मैक्सिमम जी सकता है, तो उसमें से 66 या 67 ही जीवन प्रत्याशा है। इतने ही साल वो जीवित मतलब रहता है एवरेज अगर निकाले तो। लेकिन उस टाइम पे तो आप देखो ये बिल्कुल 32 वर्ष ही थी, क्योंकि बीमारियां बहुत थी, इलाज था नहीं, ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी। तो भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और भारत की जनसंख्या की दशा बिल्कुल बदतर थी। ठीक है, अब ये देखिए, अब है हमारा जो व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे जितने भी कार्यशील श्रमिक थे उनका आनुपातिक विभाजन में कोई चेंज नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। आप ये लगा लीजिए उस टाइम पर 70 से 75% पॉपुलेशन हमारी खेती में लगी हुई थी। आज भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 46-47% पॉपुलेशन खेती में है, लेकिन उस टाइम के कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारी पॉपुलेशन खेती में लगी रहेगी तो फिर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हमारा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस देश की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट पाती है सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो अगर हम बात करें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% था और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% था। अगर हम आज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास एग्रीकल्चर इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में है आजकल पॉपुलेशन, और सर्विस सेक्टर में भी 30-31% है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विषमताओं में एक वृद्धि बहुत बड़ी जो है विलक्षणता रही है। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज उस टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था, आज है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। मुंबई, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जो वर्कफोर्स थी वो बहुत ही कम थी, या फिर कृषि क्षेत्र पर ही उनकी निर्भरता में कमी आ रही थी। तो अगर इस तरह से देखें हम, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में, पंजाब में श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि देखी गई थी। अगर हम बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारिक संरचना, जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का टाइम था, उस समय देश में रेलों, पत्तनों, जो बंदरगाह होती हैं, जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास हुआ। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया। उनका मेन काम जन सामान्य को सुविधा देना नहीं था, ये काम तो वो अपने उद्देश्य के लिए कर रहे थे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, अपने हितों के लिए कर रहे थे। अंग्रेजी शासन से पहले जो सड़कें थी वो ज़्यादा यातायात के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो उन्होंने फिर सड़कें बनाई वो उनका क्या था, देश के भीतर इधर से उधर आवागमन की सुविधा हो जाए और भीतरी भागों से कच्चे माल का जल्दी से रेलवे स्टेशन और बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद हो जाए, इसलिए उन्होंने सड़कें बनाई थी। माल को इंग्लैंड या फिर और बाज़ारों में अगर तब भेजना है तो वो आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा, क्योंकि भाई बारिश भी हो जाती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस हिसाब से सड़कें उस प्रॉपर नहीं थी। तो वर्षा काल में तो बहुत ही ज़्यादा ये स्थिति बेकार हो जाती थी, भीषण हो जाती थी। तो प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, इनमें क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसे देशवासी थे उनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों में गुजरता था। तो अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेल उन्होंने स्टार्ट की। रेलों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया उन्होंने। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम करने में, लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। भाई हम अपने कल्चर को, अपने भू क्षेत्रीय जितने भी हमारी रेस्ट्रिक्शन थी उनको हम दूर करके लंबी यात्राएं करें। और दूसरी ओर भारतीय कृषि के, इससे क्या हुआ, व्यवसायीकरण हुआ। फसलों का एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते थे, मार्केट में भेज सकते थे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव भी देखो इसका पड़ा, क्योंकि भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने लाभ के लिए यहाँ से चीज़ें बाहर भेजी। इस प्रकार जन सामान्य को मिले हुए जो लाभ थे वो देश की
आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कें थी, रेलवे थी, इनके विकास हुआ, आंतरिक व्यापार, समुद्री जलमार्ग, इनके भी विकास पे ध्यान दिया गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ उनका जितना अपना खुद का फायदा हुआ यही हुआ। अब ये देखिए, टाटा एयरलाइंस, टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड़ियन क्षेत्र की नींव रखी गई थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है आपने कि सबसे पहले टाटा एयरलाइंस कैसे स्थापित हुई, किस क्षेत्र में हुई, 1932 में, उड़ियन क्षेत्र, जहाज वगैरह इसमें। तो रेलों का बता दिया है। महंगी तार व्यवस्था थी, इसका उद्देश्य भी कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी थी इसकी जन सामान्य की सुविधा प्रदान कर रही थी, मतलब जन सामान्य को भी चलो सुविधा इससे हो रही थी। इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादातर। तो निष्कर्ष यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक अगर हम बात करें, 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के हर एक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था, अपना कब्जा कर चुका था। कृषि क्षेत्र के पहले ही अगर हम बात करें, जो श्रम था, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर थी, कृषि क्षेत्र में पहले ही थी, उनकी उत्पादकता कम थी, प्रोडक्शन तो कम ही करते थे वो। औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता संवर्धन, आधुनिकीकरण और ये सब चीज़ें, सार्वजनिक निवेश, इनकी मांग थी। तो विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा ग्रोथ कर रहा था। तो हमारा तो इधर से व्यापार उधर के लिए ही हो रहा था, वो अपनी ही इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रोथ करने पर लगे हुए थे। तो जितने भी रेलवे नेटवर्क हैं, या फिर आधारिक संरचनाएँ हैं, या फिर कोई भी जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी, व्यापक गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी थी, तो उनको हमें दूर करना था। तो देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले या आज़ादी की जो पूर्व संध्या थी, वहाँ तक, जब तक अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा, हमारे देश की क्या कंडीशन थी, और उनसे अगर वो अंग्रेज़ नहीं आए थे तो उनसे पहले हम क्या थे। ठीक है, एक सोने की चिड़िया थे हम, है ना। तो अब ये हमारी स्थिति रही है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में फिर क्या क्या सुधार हुए। ये आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पूरे चैप्टर का क्रक्स यहाँ पर दे रखा है। ये फिर क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन में भारत में उपनिवेशी शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे। कृषि कम गतिहीनता के कारण क्या थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको फिर जो आपकी एक हेल्प बुक होती है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगी कि इसके क्वेश्चन में इतना लिखना है, इस क्वेश्चन में इतना। आप एक बार बेसिक जो कंसेप्ट है वो सारे एनसीईआरटी की 1 लाइन टू लाइन मैंने आपको समझा दिया है, आप ये क्लियर कर लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया है। 2 पार्ट में मैंने ये चैप्टर करवा दिया है। पिछले वीडियो जो इसका पहला पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, उसका, इससे आपको सेकेंड पार्ट जल्दी समझ आएगा। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 9th, जो आपकी ये इंडियन इकोनॉमी है, इसके लिए। तो 9th to 12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स हमारे चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर हमने स्टार्ट कर रखी है सीरीज़। तो आप सभी ये वीडियो देखिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।